हाय हेलो एवरीवन, दिस साइड निधि शर्मा फ्रॉम RVHS BSc नर्सिंग। ये वीडियो आपके MSN के ऊपर होने वाली है, जिसके अंदर हम वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके PYQ के अंदर भी पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्ट अ सिंगल सेकंड, लेट गेट स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले हम इसके अंदर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को देखने जा रहे हैं। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर आपका लंग एरिया जो है, क्योंकि वही आपके रिस्पायरेशन के अंदर काम करता है, उससे रिलेटेड जितने भी आपके डिसऑर्डर्स हैं हम उन्हें देखेंगे। क्यों ना रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, काफ़ी छोटी सी है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और वो स्टोरी क्या है कि आपके जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना, उस पर ही बिहाफ है, ओके, आई मीन उस पर बेस्ड है कम्प्लीटली। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज डेट कि एक पर्सन होता है ना, तो उस पर्सन से क्या होता है कि आपके बाहर से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर इरिटेंट्स वगैरह गैसेस होती हैं, आपके एलर्जेंस हो सकता है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो आपकी रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, उस पर्सन की रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या करते हैं, वो एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में क्या होगा, एंटर होने के बाद में वहाँ पर एक इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो, क्योंकि वो अपनी बॉडी के लिए क्या है, फॉरेन है, तो बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो लोग इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि अपनी बॉडी इसके अगेंस्ट भी एक रेस्पॉन्स शो करती है अपनी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके, राइट। तो क्या होता है कि जैसे आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, तो वहाँ ल्यूकोसाइट्स वगैरह आते हैं, या फिर आपके मैक्रोफेजेस हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, वेसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स, साइटोकाइंस वगैरह एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर वो जाते रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट पर जाते क्या काम करते हैं, जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है आपकी रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, उसको एनगल्फ करती है माइक्रोफेजेस। उसे जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसे काफ़ी कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो इन्फेक्शन धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है, वो बढ़ता चले जाता है। तो फिर इसके रेस्पॉन्स में अपनी जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो हमें इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन एक कोई डिजीज़ नहीं है, एक ये हीलिंग प्रोसेस ही है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे आपका इन्फेक्शन बढ़ रहा है, वैसे ही आपका इन्फ्लेमेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर क्या होता है, जैसे आपका इन्फ्लामेशन इंक्रीज़ हो गया, तो उसी रेस्पॉन्स में जो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट हैं, वहाँ जो टिश्यूज़ होते हैं वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। उसकी जो रेस्पायरेटरी की जो लेयर्स होती हैं वो क्या करती है, म्यूकस को सिक्रेट करने लगती है। अब वहाँ पे आपके वो सारे सेल डेब्रीज जो बाहर से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, और आपका जो इम्यून सिस्टम्स के थ्रू जो जितनी भी आपकी सेल एक्टिवेट हुई थी, वहाँ क्या बन जाता है, एक सेल डेब्रीज बन जाता है, और साथ में वो म्यूकस, तो धीरे धीरे वहाँ एक्यूमुलेशन होती है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, वो लोग वहाँ पे जाके कलेक्ट होते हैं, मतलब इकट्ठे हो रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि वहाँ पे जाके वो फ्लूइड बन जाता है, पस लाइक बन जाता है। वही आपके जैसे कि आपका जो रिस्पायरेशन ट्रैक्ट के अंदर आपकी रेस्पायरेटरी यूनिट होती है, अब वो यूनिट का नेम क्या है, एल्वुलाई होता है। एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, अगर वो पस भर जाता है, तो क्या होगा कि वहाँ आप प्रॉपरली इनहेल नहीं कर पाओगे, प्रॉपर आप एक्सेल नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आएगी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, जो आप इस स्टोरी को सुनने से क्या होगा, आपकी जितने भी डिसऑर्डर्स है ना, लाइक आप COPD पढ़ोगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अस्थमा पढ़ोगे, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, तो उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो विदाउट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड, अब हम अपनी डिसऑर्डर को पढ़ते हैं। सो स्टोरी के बाद में हम अपनी डिजीज़ को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ओके। तो क्रोनिक मीन्स क्या होता है, लॉन्ग टाइम से आपके अंदर वो डिजीज़ है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ को रोक रही है। अब हम पल्मोनरी डिजीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब लंग डिजीज़ पढ़ रहे हैं, तो लंग का क्या फंक्शन होता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलेशन ऑफ CO2, या फिर जितनी भी आपकी डी ऑक्सीजनेटेड गैसेज होती है उनका एक्सेलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव का क्या काम है, तो मतलब प्रॉपर आप इनहेल नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर आप एक्सेल नहीं कर पा रहे हो, यहाँ कहीं ना कहीं आपका कमी आ रही है। सो ये क्या आ जाएगा आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अब देखो, ये जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है ना, ये क्या है, ग्रुप ऑफ लंग डिजीज़ है, जिसके अंदर आप ब्रोंकाइटिस को भी देखते हो, एम्फाइसीमा को भी देखते हो, एंड ब्रोंकियल अस्थमा को भी देखते हो। सो इनको हम काफ़ी ब्रीफ में अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे चलकर, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ब्रोंकाइटिस, देखो ब्रोंकाइटिस का क्या मतलब है, कहीं भी अगर आपका मेडिकल टर्म के अंदर आइटिस आ रहा है, तो आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, तो ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है, यहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन कहाँ पर हो रहा है, ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर हो रहा है। एंड सेकंड इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, एम्फाइसीमा के अंदर जितनी भी आपकी रेस्पायरेटरी यूनिट्स होती हैं, जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं, उनका क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, और वहाँ पे उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ओके। सो अभी हम स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है इसे एक बार पढ़ते हैं। COPD क्या है आपका, एक कैरेक्टराइज प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ओके। सो COPD
जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, और इसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज भी बोल सकते हैं। ओके, ये क्या है आपके अंदर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करता है, मतलब प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होती है इसकी, धीरे धीरे ये जैसे ब्रोंकाइटिस हुआ आपको, एम्फाइसीमा हुआ, एंड आफ्टर दैट ब्रोंकियल अस्थमा हुआ, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर ये डिजीज होने लगती हैं। फिर क्या होता है, ये इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जितनी भी आपकी वो रिस्पायरेटरी यूनिट्स होती हैं, अगर वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो आप इससे कभी अच्छे से मतलब ट्रीट नहीं कर पाओगे। आप इसका एफिशिएंसी को सही कर सकते हो, लेकिन आप इसे कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते। तो इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब यही है। ये क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लंग डिजीज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया। ओके, सो ये COPD क्या है, कॉम्बिनेशन लंग डिजीज़ है जिसके अंदर आपको ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकियल अस्थमा को देखने को मिलता है। ओके, सो अभी हम इसके सिम्टम्स पर मूव करते हैं। सिम्टम्स कैसे आप एनालाइज करोगे कि पेशेंट को COPD डिजीज़ है। सो COPD के अंदर क्या होता है कि ब्रीथिंग के अंदर आपकी डिफ़िकल्टी आने लग जाती है, कफ के साथ में आपका म्यूकस भी आ रहा है, एंड होता है क्या है कि जब भी पेशेंट जो है वो इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, तो तब आपको एक वीजिंग साउंड सुनने को मिलेगी। फीवर आता है, इसमें चेस्ट पेन होता है, साथ में वेट लॉस रैपिडली होता है, डिजनिया होता है। डिजनिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सेम। एंड साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब क्या है, जब पेशेंट के अंदर अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो ऑक्सीजन का इनटेक नहीं कर रहा है प्रॉपर, आई मीन इनहेलेशन नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन उसकी बॉडी के अंदर नहीं जा पा रही है, तो क्या होता है, अपनी जो बॉडी होती है थोड़ी थोड़ी ब्लूइश टाइप दिखने को मिलती है, उससे अपन क्या बोलते हैं, साइनोसिस बोलते हैं। So emphysema and chronic bronchitis are the two most common condition that contribute to the COPD. तो क्या कह सकते हैं अपन कि जो COPD होता है, इसके मेजर कॉज क्या क्या है, मेजर कॉज किसके वजह से ये COPD हो रहा है। तो एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जब ये दो कंडीशन आपकी बॉडी के अंदर एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, COPD है। COPD क्या है, एक इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन है। और अभी हम इसके कॉजेज़ को देखते हैं। कॉजेज़ मतलब किस वे से आपके ये COPD हो रहा है, आपके पेशेंट के अंदर COPD हो रहा है। ओके, सो इसके अंदर देखने को मिलता है स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है, एक मेजर रिस्क फैक्टर है COPD का। बाकी का अभी हमने जस्ट देखा है एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अदर इरिटेंट्स भी हो सकते हैं लाइक डस्ट एंड फ्यूम्स, जिससे जो भी कोई भी पर्सन है उसको क्या एलर्जी है, अस्थमा के, ये अस्थमा के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, और हाँ, सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है, वो है आपका अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये क्या है, एक प्रोटीन है अल्फा एंटीट्रिप्सिन। ये कहाँ से सिक्रेट होता है, आपके लिवर के थ्रू सिक्रेट होता है, जिसका क्या काम होता है कि ये इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करके रखता है आपकी लंग के अंदर। ओके, आई होप आपको कॉज समझने आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर्स को। रिस्क फैक्टर्स, इसके अंदर मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको वो डिजीज़ हो रही है ना। तो जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि स्मोकिंग, कोई भी पर्सन है रेगुलर स्मोक कर रहा है ना, या फिर अपन कोई भी ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनका ऑक्यूपेशन क्या है कि वो कोल माइंस वगैरह जगह पर काम कर रहे होते हैं, तो वो इरिटेंट टॉक्सिन जैसी गैसेस से डेली एक्सपोज होते हैं, तो उनको भी COPD देखने को मिलता है। तो जैसे कि इस फैक्टर्स में क्या लिखा हुआ है, एक्सपोजर टू टैबैको स्मोक, पीपल विथ अस्थमा हु स्मोक, एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट, फ्यूम्स एंड केमिकल। एज, हाँ, एज भी फैक्टर काफ़ी काम करता है इसमें। 40 ईयर्स या फिर अबव देन 40 ईयर्स वालों को जल्दी COPD होता है, एंड ये जेनेटिकली भी आता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जितने भी अभी आपने कॉजेज़ पढ़े थे यहाँ पर, जितने भी ये कॉजेज़ हैं, जितने भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, इनके वजह से क्या होता है, आपको इन्फ्लामेशन होता है। कहाँ पर होता है, ब्रोंकियल ट्यूब्स पर होता है। तभी तो वो ब्रोंकाइटिस वाली डिजीज आ रही थी, क्योंकि अभी अपन ने क्या पढ़ा था, COPD क्या है, एक ग्रुप ऑफ लंग डिजीज है जिसके अंदर आपको ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है, अस्थमा देखने को मिलता है, एंड क्या देखने को मिलता है, एम्फाइसीमा। तो आपके अंदर जैसे ही वो इरिटेंट्स आ रहे हैं, या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर स्मोकिंग वगैरह करने से क्या हो रहा है, आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो साइट है वहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। अब उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन कहाँ पे हो रहा है, आपका ब्रोंकियल ट्यूब में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। ओके, अभी जस्ट मैंने बताया था कि आइटिस वर्ड जहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। अब क्या होगा, आपका वहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा होने लग जाएगा, वहाँ स्वेलिंग होगी, एक्सेसिव म्यूकस होगा, जो क्या करेगा, आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स को ब्लॉक कर देगा। लाइक दैट कि कोई भी एक ट्यूब है, उसका नॉर्मल डायमीटर है, जिसमें से नॉर्मल एयर का अंदर आ रही है और एयर बाहर जा रही है। ओके,
क्या होता है कि वहाँ अगर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होने लगता है चीज़ों का, लाइक वहाँ पे म्यूकस एक्यूमुलेट हो रहा है, आपकी इन्फ्लामेशन हो रही है, तो वहाँ जितनी भी सेल डेब्रीज फॉर्म हो रही है, तो उसकी वजह से जो उसका डायमीटर जो नॉर्मल था वो काफ़ी नैरो हो जाता है। जहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन जा पा रही थी और CO2 बाहर जा रही थी वो नहीं हो पाते, वहाँ क्या आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर क्या हो जाता है, ब्लॉक, मतलब ब्रोंकियल ट्यूब एकदम कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। फिर क्या होता है, ब्रोंकाइटिस, जिसमें जो पेशेंट होता है वो ब्रीथिंग नहीं कर पाता, जहाँ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग आता है। फिर क्या होता है, इन्फ्लामेशन जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, जो क्या करता है, एल्वुलाई की जितनी भी बॉल्स होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। एल्वुलाई बॉल को ही की जो डैमेज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा बोलते हैं। ओके, सो ये लास्ट में आप देख रहे हो ब्रोंकाइटिस प्लस COPD प्लस सॉरी COPD नहीं आएगा यहाँ पर, ब्रोंकाइटिस प्लस अस्थमा प्लस एम्फाइसीमा डेट कॉज द COPD। ओके, सॉरी फॉर डैट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एम्फाइसीमा। तो आपका COPD कंप्लीट हो चुका है। COPD के अंदर जो अभी हम पढ़ रहे थे एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा क्या होता है अभी हमें ये देखना है। ओके, सो एम्फाइसीमा भी एक क्रोनिक डिजीज़ है जो काफ़ी ग्रेजुअली आपकी बॉडी के अंदर आती है। एंड होता क्या है कि ये भी एक इरिवर्सिबल है, मतलब अगर क्या होता है कि एम्फाइसीमा के अंदर सबसे पहले आपकी जितनी भी रेस्पिरेटरी यूनिट्स होती हैं उनका कंप्लीटली वो जो बॉल होती है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अगर आपकी रेस्पिरेटरी यूनिट यानी कि आपकी एल्वुलाई के अंदर अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या होगा, वो कंप्लीटली आप फिर से क्योर नहीं कर पाओगे उन्हें, मतलब वैसे जैसे पहले से जो नेचुरल एल्वुलाई की जो बॉल थी आप वैसे तो नहीं ला सकते। सो इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना। आप लंग की एफिशिएंसी को थोड़ा अच्छा कर सकते हो लेकिन कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसे क्या बोल रहे हैं, इरिवर्सिबल डिजीज बोल रहे हैं ऑफ लंग दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी यूनिट बिकॉज डैमेज टू द बॉल्स, है ना, जो अभी मैंने आपको अभी अच्छे से समझा दिया है, जिसके अंदर आपकी, हाँ, अब जो आपके एल्वुलाई की जो भी बॉल्स हैं वो किससे बनी होती हैं, उसमें इलास्टिन फाइबर होता है। इलास्टिन फाइबर का क्या काम होता है, सपोज दैट कि आपकी एल्वुलाई की बॉल है जिसकी एक नॉर्मल साइज़ है। अब इंस्पिरेशन के टाइम पे जब आपकी ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे होते हो तो आप उस एल्वुलाई की बॉल का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन आ पाए। आफ्टर इट क्या होता है कि फिर वहाँ पे होता है एक्सेलेशन। एक्सेलेशन का किसका हो रहा है, CO2 का। तो जो आपकी नॉर्मल साइज से थोड़ा एल्वुलाई का साइज बढ़ गया था, जिसमें आप ऑक्सीजन के लेवल को काफ़ी, मतलब ऑक्सीजन का लेवल उसमें ईजिली वॉल्यूम हो पा रहा था, है ना। हाँ, तो क्या है कि आपकी जो एल्वुलाई है उसकी जो बॉल्स होती है वो इलास्टिन फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है। इलास्टिन फाइबर का क्या काम होता है कि आपकी जो बॉल है उसकी शेप को इंक्रीज करती है नॉर्मल से, फिर डिक्रीज भी करती है और वापस से उसी शेप में भी लेके आ जाती है। और जब इंस्पिरेशन और एक्सेलेशन वाली जो प्रोसेस चल रही होती है, मतलब इनहेलेशन और एक्सेलेशन वाली जो प्रोसेस चल रही होती है आपकी रेस्पिरेटरी यूनिट के अंदर यानी कि एल्वुलाई के अंदर, तब क्या होता है कि वो कोलैप्स से प्रिवेंट करती है, कौन, इलास्टिन फाइबर। ओके, सो क्या होता है कि आपकी जैसे कि एक एल्वुलाई है उसकी एक नॉर्मल डायमीटर है, नॉर्मल डायमीटर से जब वो इनहेलेशन वाली जब प्रोसेस हो रही होती है तो अपने नॉर्मल डायमीटर से अपनी साइज़ को इंक्रीज कर लेती है। एंड आफ्टर डेट क्या होता है, जैसे ही वो एक्सेलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो अपनी साइज़ को डिक्रीज कर लेती है। तो यहाँ क्या है, कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, उससे प्रिवेंट करने के लिए अपने इलास्टिन फाइबर उसकी बॉल पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड इलास्टिन फाइबर का जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है, इलास्टिक रिकॉयल, मतलब जो मैंने अभी जस्ट बताया था कि एक नॉर्मल एल्वुलाई का जो शेप होता है वहाँ से वो इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी करे, तो लेकिन वापस से वो अपनी नॉर्मल साइज़ पे आ जाती है। तो यहाँ उसके पास क्या होता है, रिकॉयल वाली प्रॉपर्टी होती है। सो अभी हम फिर से यहाँ पे आके एक बार फिर से देखते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि आप रेगुलर आप एक्सपोज में हो किसी भी इरिटेंट वगैरह के या स्मोकिंग वगैरह के, तो क्या होता है वहाँ से आपकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है। देन क्या होता है, परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाते हैं किसका, एयर सैक का। एयर सैक क्या है, आपकी एल्वुलाई है, जहाँ क्या होता है आपका ब्रोंकियल कोलैप्स होते हैं और वहाँ पे आपकी एयर ट्रैप रह जाती है। ये दोनों फंक्शन अभी जस्ट मैंने आपको समझा दिए थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि आपकी नॉर्मल आपका ये एल्वुलाई का शेप है, ठीक है। तो क्या होता है, जो रेड पेन से मार्क है ये नॉर्मल है, तो जो ये आपको ब्लैक पेन से दिखाई दे रहा है, जो बाहर की साइड आपको एरो दिख रही होंगी, इससे क्या होता है, ये अपनी साइज़ को इंक्रीज करता है। O2 जब आप O2 का इनहेल कर रहे हो तब ये अपनी साइज़ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन करता है, एल्वुलाई करता है। ओके, फिर जैसे ही एक्सेलेशन वाली प्रोसेस आती है तब क्या हो रहा होता है, यहाँ पर ये जो आप रेड पेन से देख रहे हो तो ये वो एरिया है जो आपका भी इंक्रीज हुआ था एल्वुलाई का। ये क्या करता है, जो ब्लैक पेन मार्क से आप देख रहे हो ये वापस से अपनी नॉर्मल साइज़ पे जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक रिकॉयल बोलते हैं। तो आपको डायग्राम से समझ आ गया होगा।
अब जैसे कि इसमें हाँ, एल्वलाई जो होती है उसकी फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ क्या है आप इजीली मतलब काफ़ी अमाउंट में O2 का एक्यूमुलेट कर सकते हो, तो जो बॉडी के लिए काम में आता है। अब हम दूसरे पेज पर मूव करते हैं। हाँ, अगर ब्रोंकियल्स आपके कोलैप्स होते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, आपका एयर ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से जो एल्वलाई की जो साइज़ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। अब जब एल्वलाई की जो आपको रेड पेन से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये एल्वलाई है जिसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया है, जो फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर थी ना वो डिस्ट्रॉय हो गई है। तो फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर जब डिस्ट्रॉय हो गई तो काफ़ी कम अमाउंट में यहाँ पर जो गैसेज हैं वो एक्यूमुलेट हो पाएंगी, और इसका जो शेप है वो कैसा हो जाता है, बुले लाइक शेप हो जाता है, जो आप देख रहे हो दैट स्ट्रक्चर ऑफ द सैक कॉल्ड बुले। ओके फिर यहाँ अगर एनलार्जमेंट ऑफ सैक हो रहा है, एनलार्जमेंट ऑफ एल्वलाई हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका चेस्ट का साइज भी इंक्रीज होगा। तो उस चेस्ट के साइज को इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं, बैरल चेस्ट बोलते हैं। चेस्ट साइज ऑल्सो इंक्रीजेज, दैट कॉल्ड द बैरल चेस्ट। ओके अब हम एम्फाइसीमा के कॉजेज और पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ते हैं। देखो एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, इसके दो ही मेन कॉजेज होते हैं। एक होता है आपका स्मोकिंग, जब पर्सन रेगुलर बेसिस पे स्मोकिंग कर रहा है, और देन सेकंड पॉइंट है जो काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है आपका अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो अभी जस्ट मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि ये अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या है, ये एक प्रोटीन है जो आपका लिवर सिक्रेट करता है। ओके आपका जो ये लिवर सिक्रेट करता है, ये क्या करता है, लंग्स के अंदर इन्फ्लेशन एंड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करके रखता है। साथ ही साथ में जो आपकी एल्वलाई जो बॉल है जो इसमें वो इलास्टिन फाइबर से मिलकर बनी हुई थी, उसको भी मेंटेन करके रखता है। अगर इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, आपको एम्फाइसीमा हो जाएगा। और एक और बात मैं और नोट करना कि जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन है, इसकी जो डेफिशिएंसी या तो आपकी बर्थ से भी हो सकती है, मतलब जेनेटिकली भी हो सकती है। ओके अब हम इसका पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से थे, आपका स्मोकिंग हो सकता है और अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो सकता है। इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, ये क्या करेगा, वहाँ पे जाके इन्फ्लामेशन करेगा। इन्फ्लामेशन होगा तो इससे आपका क्या होगा कि जो आपकी एयरवे की जो एपिथेलियम है वो सारे के सारे टिश्यूज़ क्या हो जाते हैं, आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि अपना जो बॉडी है वो क्या रेस्पॉन्स शो करेगी, इम्यून सिस्टम्स को क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस वहाँ पे आ जाते हैं, और वो क्या रिलीज करते हैं, साइटोकाइंस और इलास्टेज एंड प्रोटीएज एंजाइम को रिलीज करते हैं। जो इलास्टेज है वो क्या करेगा, आपके एल्वलाई वॉल की जो इलास्टिन फाइबर है उसको ब्रेक डाउन कर देगा, उसकी जो कनेक्टिव टिश्यू पे जो फाइबर है ना इलास्टिन वाले, उन्हें कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देगा, जिससे कि आपकी जो इलास्टिक रिकॉइल वाली जो प्रॉपर्टी थी आपके एल्वलाई के पास में वो कंप्लीटली लॉस हो जाएगी। फिर क्या होता है यहाँ पर इरिवर्सिबल एनलार्जमेंट ऑफ एयर बुले हो जाते हैं। पहले क्या था, रिवर्सिबल एनलार्जमेंट होता था, अगर जब इनहेलेशन का टाइम था तो एल्वलाई क्या कर रही है, अपनी साइज को इंक्रीज करे, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस थी, मतलब वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे भी आ रही है, नॉर्मल शेप पर भी आ रही है, तो तभी तो उसमें रिकॉइल वाली प्रॉपर्टीज थी। लेकिन अब जब यहाँ पे रिकॉइल वाली प्रॉपर्टी जब लॉस हो ही चुकी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको इरिवर्सिबल एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुले बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे, जब वो कोलैप्स होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जब इलास्टिन फाइबर ही नहीं रही तो यहाँ पे आपको कोलैप्स देखने को मिलेगा, कोलैप्स ब्रोंकियल। उसके बाद में क्या होता है, आपका जो लंग सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, जहाँ पे आपको हाइपोक्सिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, डेफिशिएंसी ऑफ O2 देखने को मिलेगा आपको, जिससे हम क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा बोलते हैं। अब हम फर्दर मूव करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मतलब कौन कौन से आपको मतलब सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप एनालाइज कर पाओगे कि आपको एम्फाइसीमा है। ओके आपको मॉर्निंग टाइम में कफ होगा, कफ एक क्लियर स्प्यूटम के जैसा होगा, मतलब म्यूकस होगा उस कफ के अंदर। वीजिंग साउंड देखने को मिलेगी आपको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा विथ एक्टिविटी, कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है। एंड डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, आप जब भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होगे तो पहले सपोज दैट आप 1 आवर ईजिली कर पा रहे हो, अब आप 10 मिनट्स ही कर पा रहे होगे, तो आपका जो एक टॉलरेंस था, एक्टिविटी टॉलरेंस था, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर हम सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो इसके अंदर क्या है, हद से ज़्यादा इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, मतलब इंक्रीजेज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रैपिड ब्रीथिंग करने लगता है पेशेंट, मतलब जो अभी अपन एक नॉर्मली ब्रीथिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। चॉकिंग सेंसेशन होता है, मतलब आपकी गली के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ फंस चुका है। एंड साइनोसिस देखने को मिलेगा। वही सेम अगर आपकी बॉडी के अंदर O2 का डेफिशिएंसी हो चुका है तो क्या होगा, आपको ब्लूइश टाइप स्ट्रक्चर, मतलब ब्लूइश कलर देखने को मिलता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, साइनोसिस।
एंड देन फैटिक हो जाएगा। फैटिक क्यों हो रहा है? अगर आपकी बॉडी के अंदर O2 का लेवल काफ़ी मतलब डिक्रीज हो गया है तो क्या होगा, आपकी ATP का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ATP का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो वहाँ आपको फैटिक वाली कंडीशन दिखेगी, मतलब जल्दी से आपको थकावट हो रही है। कफिंग अप थिक म्यूकस, जो भी आप कफ जो भी पेशेंट का जो कफ होगा वो एक थिक म्यूकस ऐसा होगा। एंड स्वेलिंग आ जाएगी एंकल्स पर। इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया बोलते हैं। वेट लॉस होता है काफ़ी रैपिडली। बैरल चेस्ट देखने को मिलती है, अभी जस्ट बताया था। हार्ट फेलियर भी हो जाता है इसके अंदर। अब हम डायग्नोस्टिक एंड एवेल्युएशन पढ़ते हैं एम्फाइसीमा का, कि सबसे पहले तो मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं अपन, फिर उसके बाद में डॉक्टर्स या जो भी हेल्थ टीम वर्कर्स होते हैं, नर्स वगैरह, वो क्या करेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टोक करेगा। उसके बाद में ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो इसमें सिंपल सी बात है कि हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करेंगे। आफ्टर डेट हम सिटी स्कैन, ABG एनालिसिस भी करेंगे। अब ABG एनालिसिस के अंदर क्या होता है, ये आर्टरी से अपन ब्लड को निकालते हैं। आर्टरी जो अपना ये रेडियल और अल्ना वाला जो रीजन होता है, बेसिकली तो अपन अल्नर से निकालते हैं आर्टरी, जो ब्लड होता है आपका। तो उससे क्या होता है कि आप बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो, CO2 लेवल चेक कर सकते हो, साथ में आप pH भी देख सकते हो, एसिड बेस बैलेंस को भी देख सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स भी चेक कर सकते हो कि आपके बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें बैलेंस में है या नहीं है। इसलिए हम ABG एनालाइज करते हैं। CBC भी कर सकते हैं अपन। पल्स ऑक्सीमेट्री से भी अपन चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है आपकी बॉडी के अंदर। स्प्यूटम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे AAT लेवल। AAT लेवल का क्या मतलब है, यहाँ पे अल्फा एंटीट्रिप्सिन का जो लेवल है वो चेक कर सकते हैं कि कहीं वो मतलब उसकी डेफिशिएंसी तो नहीं हो गया बॉडी के अंदर, क्योंकि अभी जस्ट बताया था एम्फाइसीमा के 2 ही मेजर कॉज होते हैं। एक होता है आपका स्मोकिंग, देन सेकंड वन क्या होता है आपका अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हो, जिसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका स्पायरोमीटर, एक आता है आपका लंग वॉल्यूम, जिसमें आप देख सकते हो कि आपके ऑक्सीजन का लेवल कितना है आपकी लंग के अंदर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। ओके, मैनेजमेंट ऑफ एम्फाइसीमा के अंदर आप देखते हो कि आप कैसे मतलब क्योर कर सकते हो। देखो, आप उसे कम्प्लीटली क्योर तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। किसका? आपकी रेस्पिरेटरी यूनिट का। जो रेस्पिरेटरी यूनिट है वो क्या है, आपकी एल्वलाई है, तो आप उसे कम्प्लीटली क्योर तो नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने स्टार्टिंग में लाइन एक पढ़ी थी, इट इज़ अ इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो आप मैनेजमेंट ऑफ एम्फाइसीमा जब आप देख रहे हो तो इसके अंदर क्या आता है आपका ऑक्सीजन थेरेपी आप दे सकते हो पेशेंट को। आप ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर कर पा रहे हो बाहर से पेशेंट के लिए, जिससे कि उसकी जो बॉडी फंक्शनिंग है वो थोड़ी ठीक हो पाए। उसके बाद में आप ब्रोंको डायलिटर्स दे सकते हो, जो आपका ब्रोंकियल जो काफ़ी ज़्यादा ब्रोंको स्पाज्म हो गया था उसे डायलिट करने के लिए आप क्या दे सकते हो, ब्रोंको डायलिटर्स। आप स्टेरॉइड्स दे सकते हो, एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। एंटीबायोटिक्स क्यों देंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को, इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए अपन एंटीबायोटिक्स देंगे। ओके, ब्रीदिंग टेक्निक्स बता सकते हो पेशेंट को आप कि आपको प्रॉपर, जैसे उसके अंदर ऑलरेडी एम्फाइसीमा वाली कंडीशन, तो आप कैसे पेशेंट को ये बता पा रहे हो कि कैसे आपको इनहेल करना है, कैसे आपको एक्सहेल करना है। आप पोस्टल ड्रेनेज करवा सकते हो पेशेंट का। पोस्टल ड्रेनेज क्या है, एक पोजीशन होती है जिसमें आप पेशेंट को इंक्लाइंड एंगल पर लिटा देते हो बेड पर। लाइक आपका जो उसका हेड होगा वो ग्रेविटी की तरफ होगा और उसके टो थोड़े ऊपर होंगे, मतलब लाइक कि वो इंक्लाइंड एंगल पर लेटा हुआ है, तो जिससे कि वो ईजिली ऑक्सीजन को इनहेल कर पाता है। एंड इसके बाद में आता है चेस्ट परक्यूजन एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पर जो पेशेंट होते हैं वो स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इजीली। वैक्सीनेशन फॉर फ्लू एंड निमोनिया। अब हम इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि एम्फाइसीमा के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है एल्वलाई का, तो अपन क्या कर सकते हैं, लंग रिडक्शन सर्जरी करवा सकते हैं, जिसमें जो भी टिश्यू आपके डैमेज हुए थे उनको अपन रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड क्या है इसमें, वेलेक्टोमी। ओके, जो आपके एम्फाइसीमा जो एनलार्ज हो गए थे तो हम उन्हें क्या बोलते थे, बुले। तो बुले को अपन क्या कर सकते हैं, अपन रिमूव कर सकते हैं सर्जिकली, उसे अपन क्या बोले, बैलेक्टोमी। एंड आप लंग ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। सो ये तो है आपका एम्फाइसीमा। ओके, अब हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ पर।